नमस्कार, जीत पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, हमने एक नया सेशन शुरू किया है जिसमें हमने एक टॉपिक लिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अनुच्छेद, और इसके हमने कुछ पार्ट कर दिए हैं। आज जो है मौलिक अधिकारों के भाग 3 में हम अगला पार्ट करते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ध्यान रखेंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो दिए गए हैं वो 23 व 24 में दिए गए हैं। ध्यान रखना, 23 व 24 में। इसको समझेंगे। अनुच्छेद 23, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 23, इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं? मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। इसको समझेंगे। देखिए, मानव के दुर्व्यवहार मतलब मानव की तस्करी की बात की जा रही है। मानवों की तस्करी की, यानी जो है उनको बेचना, खरीदना, ये चीज जो है प्रतिबंधित किया गया है अनुच्छेद 23 में। ध्यान रखेंगे, मानवों की। और बलात्श्रम मतलब उनसे जबरदस्ती श्रम करवाना, यानी गुलाम के तौर पे काम करवाना, ये भी जो है प्रतिबंध किया गया है। तो ध्यान रखेंगे कि अगर प्रश्न इस प्रकार बने कि कौन से अनुच्छेद में मानव के जो है दुर्व्यापार की और उनके बलात्श्रम की प्रतिषेध किया गया है, तो अनुच्छेद 23 में। ध्यान रखना, यानी कि मानव की तस्करी की बात की जा रही है, उनको खरीदना या बेचना या गुलाम बनाना। ठीक है, इसके लिए प्रतिषेध किया गया अनुच्छेद 23 में। देखिए, अगला है अनुच्छेद 24। इसीलिए जो है पूरा इसको बोला गया शोषण के विरुद्ध अधिकार, कि किसी का शोषण ना हो। अनुच्छेद 24, देखिए, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी बालकों के नियोजन मतलब बालकों के श्रम के नियोजन की बात की जा रही है यहाँ पे, श्रम। तो ऐसी जगह जहाँ पे जो बच्चे हैं उनके लिए अनुकूल वातावरण नहीं है, वहाँ पे उनसे कार्य नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए प्रतिषेध किया गया है अनुच्छेद 24 में। ध्यान रखना, अनुच्छेद 24 में बालकों के लिए ऐसी जगह पे जो है कार्य करना निषेध किया गया है जो उनके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है। ठीक है, जैसे कि कारखाने हो गए। और ध्यान रखेंगे, ये जो आयु दी गई है 14 वर्ष से कम आयु के लिए बोला गया है। ठीक है, तो अगर इस प्रकार बने कि जो है बालकों के श्रम का निषेध किया गया है, कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 23 में, और सॉरी अनुच्छेद 24 में, और 23 में क्या है? मानवों का दुर्व्यापार की बात की गई है। ठीक है, 23 भी याद रखेंगे और 24 भी याद करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों। आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद 24 के क्रियान्वयन के लिए निम्न कानून बनाए गए हैं। तो अनुच्छेद 24 के जो है को लागू करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, कुछ कानून बनाए हैं। उनको कानून देख लेते हैं कौन कौन से हैं, और बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है कारखाना अधिनियम। कौन सा? कारखाना अधिनियम कब आया था? 1948 में। ध्यान रखेंगे, कारखाना अधिनियम आया 1948 में। स्पेशली इसमें यही बात की गई है कि जो है बालकों के लिए जो अनुकूल वातावरण नहीं है, वहाँ पे जो है कार्य करने के लिए उनको जो है निषेध किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे 1948 में। ठीक है, कारखाना अधिनियम आया 1948 में। खान अधिनियम आया। खान भी एक जो है ऐसी जगह है जो बालकों के लिए अनुकूल वातावरण नहीं रहता है वहाँ पे, तो 1953 में आया खान अधिनियम। ठीक, ये याद रखेंगे अधिनियम। कारखाना अधिनियम 1948 में आया, खान अधिनियम 1953 में आया, 1953 में। और बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम आया 1986 में। बहुत बार पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम, यानी जो बच्चे हैं उनके जो है श्रम को निषेध करने के लिए जो अधिनियम बनाया गया था, 1986 में बनाया गया। बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है, 1986। चौथा यह है शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया 1 अप्रैल 2010 में। ध्यान रखेंगे, 1 अप्रैल 2010 में। तो कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1953, बलात्श्रम उन्मूलन अधिनियम 1986 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010। आर्टिकल 23 और 24 दोनों एक साथ याद रखेंगे। 23 मानव की तस्करी को रोक करने के लिए, यानी मानव के दुर्व्यवहार के प्रतिषेध करने के लिए। 24 जो है बालकों के श्रम को निषेध करने के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला है मौलिक अधिकारों में ही है ये धर्म की स्वतंत्रता। ध्यान रखेंगे, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, अनुच्छेद 25 से 28 तक, तो ध्यान रखेंगे 25 से 28 तक जो है अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 में क्या कहा गया है? सभी व्यक्तियों को धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। देखिए, अनुच्छेद 25 में यह प्रावधान किया गया है कि सभी व्यक्ति जो है अपने धर्म को, अबाध मतलब कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, उनके कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए,
को मानने, वो अपने धर्म को मान सकते हैं, उस प्रकार अपना आचरण कर सकते हैं, धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता दी गई है। तो धर्म की स्वतंत्रता किसमें दी गई है? अनुच्छेद 25 में। ठीक है, धर्म को, अगर प्रश्न इस प्रकार बने कि अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता या प्रचार करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 25 में। आगे देखेंगे अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। यानी कि आप कोई भी धार्मिक कार्य करना चाह रहे हैं अपने धर्म का, तो आप उसके लिए प्रबंध कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 26 में। अनुच्छेद 27 राज्य कर के रूप में, कर बात की जा रही टैक्स, ठीक है, टैक्स के रूप में एकत्रित धन को किसी विशिष्ट धार्मिक उत्थान, किसी विशिष्ट धार्मिक उत्थान एवं रखरखाव के लिए व्यय नहीं कर सकता। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, अनुच्छेद 27 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 27 में यह कहा गया है कि अगर जो सरकार है वो टैक्स कलेक्ट करती है, ठीक है ना, या कर लेती है, तो उस कर का प्रयोग किसी विशिष्ट धर्म के उत्थान के लिए नहीं किया जाना चाहिए। बस ये ध्यान बोला गया है, ठीक है, यानी उस कर का प्रयोग किसी विशिष्ट धर्म के उत्थान के लिए नहीं किया जाना चाहिए, ये अनुच्छेद 27 में बोला गया है। अर्थात करों का जो प्रयोग है वो सभी धर्मों के रखरखाव एवं उन्नति के लिए किया जा सकता है, यानी किसी एक पर्टिकुलर धर्म के लिए नहीं करना है, वो सभी धर्मों के लिए किया जा सकता है, ये बोला गया अनुच्छेद 27 में। आगे देखेंगे अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा न दी जाएगी। देखिए राज्य निधि यानी कि जो राज्य निधि मतलब सरकार का जो पैसा है या सरकारी जो पैसा है उससे पोषित कोई भी स्कूल होगा, जो सरकारी स्कूल होते हैं, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, तो उस स्कूल में किसी पर्टिकुलर एक धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये बोला गया है, किसी एक धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगर कोई ऐसा स्कूल चल रहा है जिसमें जो है सरकार का पैसा लगा हुआ है, ठीक है, उसकी निधि लगी हुई है, तो उसमें किसी एक पर्टिकुलर धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, अनुच्छेद 28 में कहा गया है, ठीक है, जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं। आगे देखेंगे, ये हुआ 25, 26, 27 और 28, ठीक है। 25 में धर्म को मानने की, धर्म के प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है, 26 में धर्म के प्रबंध करने की स्वतंत्रता दी गई है, और 27 में जो टैक्स है उसका प्रयोग जो है किसी विशेष धर्म के उत्थान के लिए नहीं किया जाएगा, और 28 में क्या है, जो सरकारी स्कूल है या जो सरकार के द्वारा वित्त पोषित स्कूल है उसमें किसी विशिष्ट धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, किसी विशिष्ट धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, 28 में बोला गया है। आगे देखेंगे, अगला है, यही मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है, तो आपकी संस्कृति और शिक्षा है उसके संबंधी अधिकार। ठीक है, ये ज़्यादातर अल्पसंख्यकों के लिए बोला गया है, दिया गया है अधिकार, ठीक है, तो ये अल्पसंख्यकों के लिए है अधिकार, और ये 29 से 30 तक, 29 और 30 में है। प्रश्न इस प्रकार आ सकता है कि अल्पसंख्यकों की संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? 29 और 30 में है, ये ध्यान रखेंगे। देख लेते हैं अनुच्छेद 29 में क्या प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया जाएगा। देखिए अनुच्छेद 29 में क्या कहा गया है, जो अल्पसंख्यक है उनके हितों का संरक्षण किया जाएगा। और 29(1) में ये कहा गया उनके विशेष भाषा, उनकी जो विशेष भाषा है, उनकी लिपि है या संस्कृति है, उसको बनाए रखने का अधिकार है उन्हें। यानी कि जो अल्पसंख्यक हैं उनको ये अधिकार है कि वो अपनी विशेष भाषा को बनाए रखें, अपनी लिपि को, अपनी संस्कृति को बनाए रखने का प्रयास करते रहें, उनको ये अधिकार दिया गया है 29(1) में। ठीक है, आगे देखेंगे 29(2). ठीक है, 29(2) में क्या, उन्हें राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था में प्रवेश से वर्जित नहीं किया जाएगा। देखिए राज्य निधि, फिर से वही बोला गया, राज्य निधि यानी राज्य के वित्त से पोषित कोई भी स्कूल होगा, कोई भी शिक्षण संस्थान होगा, उसमें अल्पसंख्यकों को उनके रंग भेदभाव, रंग, जन्म, स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, उनको वहाँ प्रवेश से वर्जित नहीं किया जाएगा। ये 29(2) में कहा गया है। ठीक है, आगे देखेंगे 29-30 अनुच्छेद 30 में देखेंगे। अनुच्छेद 30 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 30 देखिए, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों वर्गों का अधिकार दिया गया है। देखिए अनुच्छेद 30 में ये बोला गया है जो अल्पसंख्यक हैं वो अपने शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, यानी स्कूल कॉलेज खोल सकते हैं, ठीक है, अपने खुद के, ठीक है, और उनका प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, उनको चला सकते हैं स्वयं से। ये अधिकार दिया गया अल्पसंख्यकों को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक, अनुच्छेद 30 में दिया गया है।
तो जो मदर से चलते हैं, आपको पता है ये जो है अल्पसंख्यकों के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 30 में ये दिया गया है, अपने शिक्षा संस्थान की स्थापना वो कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, 29 में जो है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण दिया गया है और 30 में उनको शिक्षा संस्थानों के प्रबंधन का संरक्षण दिया गया है। ठीक है, 29-30 हो गया। ठीक है।